हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार अपन जुड़े हुए थे। सीईटी एग्ज़ाम हो, चाहे लैब असिस्टेंट 2022 वाली भर्ती हो, या आपके आरएएस की भर्ती हो, सेकंड ग्रेड मैथ्स हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ्स की क्लासेस हो, रीड के लिए हो, सभी के लिए से अपन जो है आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहे थे। अब आप लोगों को जैसा कि पता है, मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा करी है, और नई भर्तियों की जैसे ही घोषणा हुई है उसके बाद से लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एलडीसी के लिए आप पढ़ाइए, लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ाइए, क्योंकि हमारा जो कंटेंट था वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो रखा। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है कि जो भी कंटेंट दिया वो पूरा दिल से और बहुत ही बेस्ट कंटेंट दिया। कई लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि सर हमने पेड कोर्सेज में भी इस लेवल का साइंस का और मैथ्स का कंटेंट नहीं पढ़ा था। तो उस सब के लिए आप सभी लोगों का दोनों मेरे हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ पुनः लैब असिस्टेंट की जो 2023 में नई भर्ती आने वाली है। आपको बता दूं कि इस बार जो है कॉलेज के डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। 750 के प्लस कॉलेज विभाग की होगी, और 250 के अराउंड जो है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली होने वाली है। यानी लगभग वापस से आप ये मान सकते हो कि 1000 या 1000 प्लस तक वैकेंसी हो सकती है। 1000 प्लस मतलब 1005 आ गई तो आप कहोगे सर 1000 से ज़्यादा आई है, देख लो। तो इसलिए मैंने बोला कि 1000 प्लस यानी 1000 के अराउंड वैकेंसी आने वाली है वापस से लैब असिस्टेंट की। तो उसके लिए मैं आपको जो है वापस से अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। आप इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट, मैंने न्यू प्लेलिस्ट बना ली है जिसमें अपडेटेड रहेगा, और लगभग जो थ्योरी है वो तो देखो पहले जो पढ़ाई गई है वही थ्योरी वापस पढ़ाई जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चंस का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वापस एक आप कह सकते हो कि एक तरह से मैं पूरी नई चीज़ें वापस आपके सामने लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, जैसा कि हमारे जो इस बार विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी अपने कुछ विद्यार्थियों के वीडियोस शेयर किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि उन विद्यार्थियों ने केवल क्या करा है, हमारे वीडियोस से क्या करा, नोट्स बनाए हैं। नोट्स बना करके डेली उनको रिवाइज किया है, और जैसा मैंने उन्हें क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चंस उन्होंने करे हैं। और मैं आप लोगों के लिए इस बार नया एडवांटेज ये करने वाला हूँ कि और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसकी पीडीएफ बनना अभी से मैंने चालू कर दी है। तो आप सभी लोगों को आज जो है मेरी ओर से लैब असिस्टेंट की जो नई क्लासेस पुनः शुरू हो रही है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा जिस प्रकार से आपने बनाए रखा था। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अपने सिलेबस में देखिए फिजिक्स के ये 10 टॉपिक है, और इन 10 टॉपिकों को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं लगातार आपकी जो है क्लासेस लेता हूं तो मात्र 1 महीना लगता है। 1 महीने के अंदर अपन पूरी फिजिक्स कर सकते हैं, है ना। और अपने पास में अभी काफ़ी अच्छा टाइम है, तो अपन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को इस बार मैं साथ न चला करके पहले फिजिक्स का पोर्शन पूरा करवाऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा करवाऊंगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों को। और राजस्थान जीके वगैरह का जो पोर्शन है उसके लिए मैं, आप लोग सभी जानते हैं कि हमने रंगीन नोट्स बनाए हैं। राजस्थान में अभी तक आपको जो है इंडियन का जो ज्योग्राफी है, या राजस्थान ज्योग्राफी है, या आर्ट एंड कल्चर है, या हिस्ट्री है, इसके कलरफुल नोट्स आपको नहीं मिले होंगे। वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th का। ठीक है, 12th का मैंने आपको बता दिया था, टॉपिक 12th के हैं, बाकी जो 4 टॉपिक है वो 11th के हैं। तो मैं 12th के टॉपिक से स्टार्ट करूंगा जो आसान टॉपिक है, और जिसके आपको मैंने प्रीवियस ईयर में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था अपना उसमें सब कुछ बता दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। लास्ट ईयर भी बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए भी पढ़ाइए, तो इस बार मैं इंग्लिश मीडियम के लिए नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, और समझा यहाँ दूंगा, तो वो टॉपिक यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसमें केवल क्या पढ़ना है, कूलम्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम पढ़नी है, और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। ठीक, चलिए तो आज अपन करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। अब देखिएगा, अपने पास में है टॉपिक कौन सा, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर है। क्या स्थिर है, वैद्युतिकी स्थिर है, यानी कि विद्युत जो है वो स्थिर है। और विद्युत स्थिर तब होगी जब आपका आवेश जो है वो स्थिर हो। समझ में आ गई बात। तो इस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या होने वाला है बेसिकली, तो आपका इसमें कुछ भी खास न होकर के केवल इतना होगा कि जो विद्युत आवेश है वो होंगे स्थिर। क्या होगा, विद्युत आवेश जो है वो स्थिर होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आपको स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या पढ़ना है कि जब विद्युत आवेश
स्थिर अवस्था में होता है तो वो स्थिर अवस्था में क्या क्या अनुक्रियाएं करेगा और क्या क्या उसके उस समय उससे संबंधित जो प्रभाव होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो यह अपने अराउंड एक तो फोर्स को जो है डेवलप करता है, यानी कि अपने जो है बल उसके चारों ओर उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात? यानी दो अगर आवेश पास पास आ रहे हैं तो या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर वो अपने चारों तरफ जो है विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, या फिर दो छोटे छोटे आवेश कम दूरी पर स्थित होकर के एक द्विध्रुव का निर्माण कर देंगे। ये सब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पड़ने वाली चीज़ें हमारे हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो विद्युत आवेश है इसके बारे में क्या है। तो बेसिकली लगभग आपको बता दूं कि 600 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? 600 ईस्वी पूर्व की बात है। तब ग्रीस देश के एक थे, ग्रीस देश के मिल्टेस नामक स्थान के निवासी थे थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन? तो 600 ईसा पूर्व आपके ग्रीस देश के मिल्टेस नामक स्थान के निवासी थे थेल्स। ठीक है, आज थोड़ी सी हिस्ट्री अपन जान लेते हैं आवेश के बारे में। तो ये जो थेल्स महोदय हैं, इन थेल्स महोदय ने ये देखा कि जो एम्बर होता है उस एम्बर को रेशेदार एक पदार्थ है। जैसे कि अपन ले रहे हैं एम्बर के साथ में क्या ऊन है या कोई भी और भूसे के टुकड़े हैं या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन सब के साथ में अगर अपन रगड़ते हैं तो क्या होता है? वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा किसने कहा? थेल्स ने कहा। फिर थेल्स ने ही एम्बर का जो ग्रीक नाम है वो आगे जाकर के क्या बताया? इलेक्ट्रॉन बताया। यानी कि यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि अगर अपन ऊन जो है उसको किसी कागज़ के टुकड़े से या भूसे के साथ में जब रगड़ते हैं तो वहाँ आकर्षित हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन जो है वे ही क्या करते हैं? वह विद्युतिकी का स्थापना करते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि विद्युतिकी को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एम्बर का जो ग्रीक नाम है वो इलेक्ट्रॉन बताया था। किसने? थेल्स ने। अब इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि रेशम का जो टुकड़ा है उसको कांच की छड़ से आप रगड़ सकते हैं। एबोनाइट की छड़ है उसको बिल्ली की खाल से आप रगड़िए तो ये आपको दिखाई देगा कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, कभी कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जैसे आप कंगा लीजिए और उसको अपने बालों में घुमाइए 2-3 बार और उसके बाद में कागज़ के पास ले जाइए, कागज़ उससे अट्रैक्ट होगा, उसके चिपकेगा। समझ में आ गई बात? तो ये सब हो किस वजह से रहा है? ये सब हो रहा है आवेशों के स्थानांतरण से और आवेशित हो जाने की वजह से। ये जो पदार्थ है, जैसे आपका कंगा है, कागज़ के टुकड़े हैं, आपका ऊन का टुकड़ा है, आपके भूसे के टुकड़े हैं, आपके रेशम के टुकड़े हैं, कांच की छड़ है, एबोनाइट है, बिल्ली की खाल है, इन सब में क्या हो जाता है? आवेश आ जाता है या आवेशित हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आप ये कह सकते हो कि जब अपन किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो या तो वो जो है एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। ये डिपेंड करेगा कि वो जो है अपने आवेशित किस प्रकार से हो रही है, या धनात्मक है या ऋणात्मक है, या धनात्मक ऋणात्मक है, या धनात्मक धनात्मक ही है। समझ में आ गई बात? तो विद्युत आवेश कैसे डेवलप होता है, क्या है, इसके बारे में किसने जानकारी दी, ये थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? जो भी आपके विद्युत में पदार्थ होते हैं उसके लाक्षणिक गुण को ही अपन क्या कहते हैं? उसके लक्षण को ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक, चलो भाई, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा कि आपको आवेश के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आवेश जो है वो पदार्थ को निर्मित करने वाले मूल जो कण होते हैं, भाई जिस कणों से मिल करके पदार्थ बना है उस पदार्थ को निर्मित करने वाले जो मूल कण हैं उन मूल कणों का नेज गुण होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या?
आवेश। ठीक है, तो आवेश जो है कोई आप या मैं किसी को दे या नहीं ले नहीं सकते किसी का, वो उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका एक निज गुण होता है। और वो निज गुण किसका होता है, वो किससे मिलकर के बना है, उसके मूलभूत जो कण हैं, मूल कण हैं, उनका ये निज गुण होता है। समझ में आ गई बात। और ये निज गुण है, इसी वजह से ये अपने आप ही अस्तित्व में आता है, ये स्वतः ही उद्गमित होता है, इसमें आप इसकी कोई बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी को दूंगा या मैं किसी से लूँगा। समझ में आ गई बात। और इसका केवल जो है अनुभव किया जा सकता है कि देखो दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, लेकिन आप देख नहीं सकते कि ये चाहिए रहा, हाँ ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गई बात। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणात्मक आवेश और दूसरा है धनात्मक आवेश। समझ में आ गई बात। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तीसरे इसके अलावा कोई तीसरे चौथे पांचवें प्रकार के कोई आवेश नहीं होते हैं। या तो वस्तु धनावेशित होगी या ऋणात्मक होगी। ठीक है, और अदरवाइज क्या होगी, निरावेशित होगी, यानी उसके ऊपर कोई आवेश होगा ही नहीं। ठीक, चलो अभी आप लोग जानते हैं कि अपन ने बात करी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बर को कहा था, किसने, थेल्स ने। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा आवेश है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम। ठीक है, ये जो C लिखा है, इस C का मतलब है कुलम, और इस कुलाम का मतलब, इस कुलम का मतलब ही क्या है, अरे ये जो कुलम होता है ये आपके SI यूनिट होता है। क्या होती है, SI यूनिट होती है, किसकी, आवेश की। समझ में आ गई बात। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलम। और ये जो कुलम है ये एक SI यूनिट है। ठीक, अब आपको बता दूं कि अगर आपके सेम चार्ज है, यानी धनात्मक धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो ये अगर है तो रिपल्सन होता है, यानी कि आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण। ठीक है, आकर्षण कब होगा, जब अपोजिट चार्ज होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग सभी जानते हो कि भाई एक मान लीजिए आपका क्या है, लड़का है, एक है लड़की, दोनों का जेंडर जो है वो अपोजिट है। तो दोनों का जेंडर जब अपोजिट होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब वो सेम जेंडर है, लड़का लड़का है, गर्ल गर्ल है, तो वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आवेश पदार्थ को निर्मित करने वाले मूल कणों का एक निज गुण होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलम। कुलम है यहाँ पर SI यूनिट आवेश की। आपको एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, तो आप यहाँ माइनस साइन लगा सकते हो। ठीक है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम कह सकते हो। प्लस प्लस है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, धनात्मक धनात्मक चार्ज है, या ऋणात्मक ऋणात्मक चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो फिर आपके वो प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या करेंगे, दूर भागेंगे। देखो एरो इधर इधर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एरो भागेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षण करेंगे, एक दूसरे की ओर बुलाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, भागेंगे। पॉजिटिव भागेगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव भागेगा पॉजिटिव की तरफ, तो एक दूसरे को आकर के ये मिलेंगे। आपने देखा होगा कई मूवियों के अंदर ये सीन बनता है। अरे कई मूवियों के अंदर नहीं होता क्या, इधर से हीरो आ रहा है, इधर से हीरोइन आ रही है और एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना। तो ये कब होता है, जब अपोजिट जेंडर है। और जब सेम सेम होता है तो भागते रहते हैं इधर उधर, लड़का इधर भाग रहा है, लड़की इधर भाग रही है। ठीक है, लड़की लड़कियां से दूर भाग रही है, लड़के लड़के से दूर भाग रहे हैं, लेकिन लड़के लड़कियां एक दूसरे के पास आते हैं। क्लियर है बात।
समझ में आ गई बात। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अपना क्या आता है बेटा, तो देखिए नेक्स्ट आ जाता है आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? देखो क्वांटीकरण का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज़ का पूरा होना, क्या होना? पूरा होना। पूरा होना यानी कि एक इंटीजर बनना, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी चीज़ का पूरा होना, और उसके लिए क्वांटीकरण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्लियर है बात? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होगा वो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है, जो मैंने अभी पीछे बताया कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणक होगा, यानी कि 1 से गुणा हो रहा होगा, 2 से हो रहा होगा, 3 से हो रहा होगा, 4 से हो रहा होगा, 5 से हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि 1/2 से गुणा कर देंगे आप। समझ में आ गई बात? इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होगा वो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का एक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो अगर आपसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता, और वहाँ अगर आपको ऑप्शन में देखो एन ई मिल रहा हो, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकती है, तो वो सभी सही है। हाँ अगर ऐसा हो जाए कि E/N हो जाए, यानी 1/2 E हो जाए, या 3/2 E हो जाए, या 3/4 E हो जाए, तो वो सभी गलत है, क्योंकि किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से एक पूरी संख्या होगी। जैसे आधान, पौनान, डेढ़, इस टाइप का कुछ आवेश नहीं हो सकता किसी वस्तु के ऊपर। और ये जो गुण होता है, इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब है कि आपके जो आवेश होता है वो किसी वस्तु पर ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश जो है वो टोटल उसके अंदर उपस्थित आवेश का नेट आवेश कितना बन रहा है वो ही होता है। यानी कि आप मान लीजिए एक वस्तु है जिसके अंदर +3Q चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए कितना चार्ज है ये मैं मिटा देता हूँ, बाद में समझा दूंगा। +3Q चार्ज है, एक है +4Q, एक है +5Q और एक है -7Q। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि इस वस्तु पर आवेश कितना है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि -7Q प्लस का 5Q प्लस का 4Q प्लस का 3Q। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं बोलेंगे। अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि ये भाई साहब +3Q, ये +4Q, ये +5Q -7Q, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 और 4 7 में से 7 गया 0, तो अपने पास में बच गया नेट कितना +5Q। तो आप इस बॉडी के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश बताएंगे? आप इसके ऊपर आवेश बताएंगे +5Q। समझ में आ गई बात? यानी ये वस्तु धनात्मक आवेशित है, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर याद रखें। और ये जो गुण है ये होता है विद्युत आवेशों की योज्यता। क्या होती है? विद्युत आवेशों की योज्यता। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? या आप ये कह सकते हो एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये एडिटिव नेचर है किसका? चार्जेस का। ये बात क्लियर है आपके? चलिए भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत आवेशों की निश्चरता। अब देखो ये जो शब्द है निश्चरता, इस निश्चरता का मतलब क्या है? तो निश्चरता का मतलब है बेसिकली केवल इतना कि कोई भी वस्तु के ऊपर जो आवेश है
वो उसकी जो वेग है या जो उसका वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के साथ में आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? मास की वैल्यू चेंज होती है, द्रव्यमान का जो मान होता है वो जितना वेग ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कम होता जाता है। ये बात आपको पता होगी, एक फॉर्मूला है उसका, लेकिन अभी हमें उसके ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम विद्युत आवेश की निश्चरता को समझते हैं। तो देखिए, इधर मान लीजिए कोई एक गाड़ी है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसके अंदर है 5 क्यू चार्ज, और एक गाड़ी है जिसके अंदर 5 क्यू चार्ज ही है लेकिन वो चल रही है 100 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ गई बात? तो आप इस 5 की जगह 100 मीटर पर सेकंड कर दिया, लेकिन चार्ज कितना रहेगा दोनों में? 5 क्यू ही रहेगा। आप 100 की जगह आपकी इच्छा कर रही हो तो आप 200 मीटर पर सेकंड भी कर सकते हो। मेरी इच्छा करे कि मैं इसके 200 मीटर पर सेकंड से भगाऊं, अरे भगाओ, तो भी इसका जो चार्ज है वो तो +5 क्यू ही रहेगा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही तो आप ये कह देंगे कि ए अवस्था में जो आवेश है वही बी अवस्था में भी आवेश होने वाला है। इसका एग्जाम्पल एक और लिया, भाई हो सकता है कोई मान ले कि पॉजिटिव में ही क्यू भगाऊँ, मैं तो नेगेटिव में भगाऊंगा। तो भगा भाई, -10 क्यू चार्ज को 20 मीटर पर सेकंड से भगा रहे हैं और -10 क्यू को अपन भगा रहे हैं मान लीजिए 9 मीटर पर सेकंड से, तब भी दोनों के अंदर -10 क्यू चार्ज ही रहेगा। उस चार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो सी अवस्था में आवेश और डी अवस्था में आवेश बराबर ही होगा। क्लियर है बात? तो जो आवेश का मान है वो वेग के साथ में या स्पीड के साथ में परिवर्तित नहीं होता है, या किसी वस्तु की चाल के साथ में परिवर्तित नहीं होता है। इस गुण को ही विद्युत आवेश की निश्चरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चरता कहा जाता है। क्लियर है बात आप सभी लोगों के लिए? आप लोगों के समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत आवेश का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, जिस प्रकार से आपने 11th-12th क्लास में और भी कई चीज़ों का कंजर्वेशन या संरक्षण पढ़ा होगा, जैसे कि ऊर्जा का संरक्षण नियम है, ठीक है, आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, उसी प्रकार से विद्युत आवेशों का भी संरक्षण होता है। संरक्षण का मतलब यही है, सीधी सी बात है कि वो संरक्षित रहेगा। और संरक्षित रहने का मतलब क्या है? जो पहले था वही अब भी रहने वाला है। आप इस संरक्षण को या संरक्षित शब्द को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने देखा होगा जो पुराने अपने महल वगैरह है उनको संरक्षित रखने के लिए ही तो अपन उनकी मरम्मत वगैरह करवा रही है सरकार, या उनको जो है सिक्योरिटी वगैरह दी जाती है। वहाँ पर जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी अपने महल वगैरह हैं जयपुर में, जैसे कि जंतर मंतर है, आपका आमेर है आपका, ठीक है, इसके अलावा कुंभलगढ़ है, जैसे चित्तौड़ का किला है, ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग है। तो इन सब में आपने देखा होगा कि जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सिक्योरिटीज़ वगैरह लगी रहती है, कैमरे लगे होते हैं। कई मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में कैमरे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संरक्षित रखने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि वो जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहें। समझ में आई बात? जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहें। तो इसी प्रकार की चीजें अपने आवेशों के अंदर भी होती है। क्या होती है? आवेशों के अंदर भी होती है। किसी विलगित निकाय में, विलगित का मीनिंग होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसमें ना तो कोई वस्तु बाहर जा सकती, ना कोई वस्तु अंदर आ सकती, ना ही ऊष्मा बाहर जा सकती, ना ही ऊष्मा अंदर आ सकती। ये आइसोलेटेड सिस्टम आप जो है केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। लेकिन यहाँ याद रखना है कि आइसोलेटेड का मीनिंग यही है कि आपको आइसोलेट कर दिया गया, मतलब ना तो आप बाहर जा सकते ना अंदर आ सकते। तो ऐसा कोई अगर निकाय है, कोई ऐसा सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर जो कुल आवेश होगा, नेट या टोटल चार्ज जो होगा, वो सदैव संरक्षित रहता है। क्या रहता है? सदैव संरक्षित रहता है, सदैव कंजर्व रहता है। वो कभी भी जो है आपका चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग है कि आपके पास में सपोज करिए कोई डिब्बा है, आपने डिब्बे में 9 कूलम चार्ज डाल दिया। क्या कर दिया? मान लो ये आपके पास में एक छोटा सा रसगुल्ले का डिब्बा है, ठीक है। हाँ, पानी मत लाओ, अच्छा मुंह में पानी आ रहा है।
अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, मुंह में पानी नहीं लाना। देखो ये प्लस 9 कूलम मैंने चार्ज डाल दिया, ठीक है रसगुल्ला, भूल जाओ। मैंने क्या करा, प्लस 9 कूलम चार्ज इसमें रख दिया। अब मैं क्या है कि भूल गया कि मैंने उसके अंदर 9 कूलम चार्ज डाला है, और मैं कितने साल बाद में, 5 साल के बाद में, कितने साल बाद में, 5 साल के बाद में आता हूँ और इसी डिब्बे में देखता हूँ कि चार्ज अभी भी 9 कूलम ही है। तो ये चीज़ क्या हो गई, जो 9 कूलम था वो 9 कूलम ही रहा, वो चार्ज इसका मतलब रहा संरक्षित। समझ में आ गई बात। हाँ, ये कोई LIC या ये कोई बैंक नहीं है जो पड़े पड़े आपके पैसे को 5 साल में 7 साल में डबल कर देगी। नहीं भाई, यहाँ पर कोई पैसा डबल नहीं होने वाला, कोई चार्ज 5 साल में डबल नहीं होने वाला, जो था वो का वो रह जाएगा। तो किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है तथा यह किसी प्रक्रिया या अनुक्रिया संपन्न होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गई बात, किसी भी प्रक्रिया या अनुक्रिया के होने पर भी वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि किसी किसी के दिमाग में आएगा, सर मैंने केमिस्ट्री में देखा है, मैंने आपके जो है मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है कि अल्फा डीके होने के बाद या अल्फा कण क्षय होने के बाद में आवेश चेंज होता है। अरे बेटा, आवेश चेंज तो होता है, चेंज हो सकता है, लेकिन वो कंजर्व रहेगा। यानी कि ये 9 कूलम टूट करके 2 भागों में जा सकता है कि एक +5 कूलम में बदल जाए और +4 में बदल जाए, वो अलग बात है, लेकिन टोटल 9 कूलम ही रहेगा। उसको कहते हैं कंजर्वेशन। समझ में आ गई बात। जैसा कि अपने अल्फा डीके का एक एग्जाम्पल है अपने पास में, देखो ये रहा, ये मैं मिटा देता हूँ, इसका तो कोई काम है नहीं, ठीक है। तो देखो भाई 9 कूलम की बात करते हैं अपन। चलो ये देखिए आप, ये क्या कह रहा है, देखिए कि 238 यूरेनियम 92, आपको पता है यूरेनियम 92 नंबर पर आता है और उसका जो एटॉमिक मास है यानी द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 238 है, ठीक है। अब ये अल्फा डीके हुआ इसके अंदर, यानी कि अल्फा कण क्षय हो गया या अल्फा क्षय होता है ना, आप जानते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, मैं वहाँ बता दूंगा और भी अच्छे से, अदरवाइज आप ये जानते भी होंगे थोड़ा बहुत कि अल्फा क्षय क्या होता है। अल्फा क्षय का मतलब होता है बेसिकली कि किसी भी परमाणु में से अल्फा कण का निकल जाना, ठीक है। तो यूरेनियम में से अल्फा कण होता है ये अल्फा कण है अपना, क्या, ये 4 हीलियम 2, जो ये हीलियम परमाणु होता है उसी को अपन अल्फा कण कहते हैं। अब अल्फा का आपको पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और द्रव्यमान संख्या होती है 4। तो ये जो परमाणु संख्या 2 है, तो 2 कम हो करके इसमें क्या हो जाएगी, अब 92 हो जाएगा। 4 इसका द्रव्यमान संख्या, तो 4 इसमें द्रव्यमान संख्या भी कम हो जाएगी, 234 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 238 92 यूरेनियम था, तो ये का यही बनेगा। देखो 90 + 2, तो देखो पहले आवेश कितना था 92, बाद में आवेश कितना है 90 + 2 92। तो Q1 और Q2 दोनों ही बार, यानी अभिक्रिया के होने से पहले और अभिक्रिया के होने के बाद आवेशों की जो टोटल है, जो सम है, जो योग है, वो तो बराबर ही रहेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात। तो इसी को अपन कहते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसी को। क्लियर है बात, समझ में आ गई है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक हमारे स्क्रीन के जो ऊपर स्क्रॉल हो रहा है नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप उसी पर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेवें, वहाँ हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें मैं डिस्कशन भी करता हूँ और आप लोगों को उसके अंदर वहाँ अपडेट भी दे दी जाएगी। तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी हमारे द्वारा शॉर्ट वीडियोज़ हैं और कई प्रकार की छोटी मोटी जानकारियाँ जो है हम वहाँ भी शेयर करते रहते हैं। और क्वेश्चन पैटर्न्स भी हम बहुत जल्द तैयार करने वाले हैं, जिसमें हम वहाँ हर रोज़ एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपको मैं देखिए इलेक्ट्रॉन की गणना करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये 1 कूलम आवेश में कितना चार्ज होगा ये अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, ये देखिएगा,
ये पहले से एक्चुअली स्लाइड्स वगैरह हमारी बनी हुई रहती है ताकि किसी प्रकार की बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। देखो अब इलेक्ट्रॉनों की गणना करनी है हमें 1 कूलम आवेश के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलम आवेश है अपने पास में, तो उस 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 कूलम में कितने हैं, या 3 कूलम आवेश को 3 कूलम से 4 कूलम आवेश अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बेस होते हैं आवेशों के क्वांटीकरण पर। 1 कूलम आवेश है, मैंने आपको क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था। क्वांटीकरण का फॉर्मूला है Q बराबर NE, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो आपका आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उसका पूर्णांक गुणांक ही होगा। अब देखो तो अपने पास E की वैल्यू कितनी है पहले ये बताओ। तो E की वैल्यू मैंने आपको बता दी है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और Q यानी आवेश, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n निकालना है। तो n बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, Q अपॉन मैं E कह सकता हूँ। Q की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो अभी जस्ट अपने पास आंसर था ही, तो मुझे याद है इसलिए मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ऐसे नहीं कि इसके पीछे कूलम लगा दो। क्यों यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये n जो है वो एक संख्या है और किसी भी संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है। इस बात को जरूर आप अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भरपूर मात्रा में करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, आपको किसी प्रकार का ये टेंशन नहीं लेना है कि सर आप हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे या नहीं, या हमारे जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर हो चुका है उनके सॉल्यूशन करवाओगे या नहीं। अरे मैं सभी क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ और टॉपिक वाइज टॉपिक इस स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित अपन पहले थ्योरी करेंगे। थ्योरी के साथ साथ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे आज अपना क्वांटीकरण पर एक ही इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आपसे डायरेक्ट जो उसके प्रॉपर्टीज़ मैंने ये लिखवाई है 9 कि क्वांटीकरण क्या है, निश्चरता क्या होती है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्लस ये क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करना आना चाहिए। अब जो आगे पढ़ेंगे उस पर बेस जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते होंगे वो करवाऊंगा, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको PYQs करवाऊंगा, और उसके बाद में मैं अपनी तरफ से जो PYQ पर बेस्ड होंगे या PYQ जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकें। समझ में आ गई बात। तो दोस्तों आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज की क्लास अपन इतनी ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास रख देने से मुझे पता है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह नहीं बनाओगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो, लेकिन 45 से 50 मिनट तक की क्लास रखें और आप आराम से उसके नोट्स वगैरह बना करके तैयार रहे, ताकि आपको अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और ये फिजिक्स है बेटा, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये फिजिक्स आपको टॉप भी करवा सकती है और ये फिजिक्स ही आपको सिलेक्शन से बाहर भी ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री और राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन आपको रटने से समझ आएगा, रटना ही पड़ेगा आपको। बायोलॉजी पूरी रटनी पड़ेगी, लेकिन फिजिक्स और रटने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते। मैं भी रट सकता हूँ, आप भी रट सकते हो, आपके साथ वाला भी रट सकता है, आपके पास वाला भी रट सकता है, एनीवन कोई भी रट सकता है। लेकिन समझ और क्वेश्चन सॉल्व फिजिक्स के वही कर सकता है जिसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि वहाँ कोई ये क्वेश्चन नहीं आने वाले। समझ में आ गई बात। तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली नोट्स बनाने पड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।